हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक कोर्स विद ज़रीन। मैंने सोचा है कि मैं क्लास 11 का सेमेस्टर 1 का सिलेबस कवर अप करूँगी। फ़िलहाल मेरे पास ये वाला बुक है तो मैं इससे शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 का बुक है और सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज का वो है एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस को हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने कुछ हैंड नोट्स बनाए हैं जिसके ज़रिए हम बहुत आसानी से ये वाले टॉपिक को कवर अप कर लेंगे। ओके, सो देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत ही पुराना डिसिप्लिन है, बहुत ही ओल्ड एकेडमिक डिसिप्लिन है। अदर सोशल साइंस के ब्रांचेस बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस सबसे पुराना है। इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो शुरुआत है वो होती है एंशिएंट ग्रीस से। ठीक है, एंशिएंट ग्रीस में आपको दो थिंकर के नाम याद रखने हैं, विच इज़ प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ओके, प्लेटो और एरिस्टोटल में से अगर देखा जाए तो ज़्यादा फेमस एरिस्टोटल हुए थे। एरिस्टोटल की बुक है द पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें उन्होंने फाउंडेशन डाला था पॉलिटिकल साइंस का। प्लेटो की बुक का नाम है रिपब्लिक। ओके, एरिस्टोटल को पहला पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी बोला जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रोमन एज में। रोमन एज में पॉलीबियस एंड सिसेरो का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये दो थिंकर किस चीज़ पे फोकस करते हैं? देखिए, रोमन एज में हुआ क्या कि रोमन जो एम्पायर था वो ज़्यादा वास्ट एम्पायर था, यानी कि रोमन पीरियड क्या था, वो लोग अपने टेरिटरी को बहुत बढ़ाना चाहते थे, अपने एम्पायर को बहुत बढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़रूरत थी उस टाइम में कानून की, एडमिनिस्ट्रेशन की और सिटीज़नशिप की। तो हमारा जो पॉलिटिक्स है वो किस तरफ चला आया, इन सब टॉपिक्स के ऊपर हमारे थिंकर का कंट्रीब्यूशन इस एज में ज़्यादा दिखता है। रोमन एम्पायर के बाद जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ तो आया हमारा मिडिल एज। मिडिल एज जो हमारा चला वो 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक चला। इस टाइम को डार्क एज भी बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि इस टाइम में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे पॉलिटिकल साइंस में नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हुई, कोई भी थिंकर नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मिडिल एज था, मिडिल एज में जो डोमिनेंस था वो चर्च का था, यानी कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था। ये चर्च का डोमिनेशन ऑब्वियसली कहाँ पे था, तो यूरोप में था। ठीक है, यूरोप में था। यहाँ पे चर्च क्या करती थी ना, चर्च जो है वो किंग को और प्रिंस को कंट्रोल करती थी। चर्च जब किंग को कंट्रोल कर रही है, प्रिंस को कंट्रोल कर रही है, इसका मतलब वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रही है। इस पीरियड में दो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए जिन्होंने इस पीरियड का फिर नक्शा ही बदल दिया। एक था रिफॉर्मेशन और दूसरा था रेनेसेंस। जब रिफॉर्मेशन और रेनेसेंस हुए तो आपको पता है फिर किसकी डिमांड बढ़ी, फ्रीडम की डिमांड बढ़ी। ठीक है, इंडिविजुअलिटी की डिमांड बढ़ी, इंडिविजुअल लिबर्टी की डिमांड बढ़ी, और यहाँ से फिर किस चीज़ की शुरुआत हुई, रीज़न की शुरुआत हुई। रैशनैलिटी, रीज़न मीन्स रैशनैलिटी, रैशनैलिटी की डिमांड हुई। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अंधी तकलीफ जो थी वो ख़त्म हो रही थी, यानी कि ब्लाइंड किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, किसी रिलीजन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, इस तरह की डिमांड शुरू हुई। लोगों में एक तरह से जागरूकता आई। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं 16th सेंचुरी आ जाता है। 16th सेंचुरी में कुछ फंडामेंटल चेंजेस हुए सारे ही फील्ड में। ओके, पॉलिटी में भी, सोशल फील्ड में भी, इकोनॉमिक फील्ड में भी, सब तरफ से चेंजेस हुए। 16th सेंचुरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है 16th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे देखा जाने लगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो चर्च था, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, वो क्या कर रहा था, स्टेट को कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से जो स्टेट था इस टाइम में क्या हो गया, मिडिवल एज में जो स्टेट था वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया। अब जब स्टेट वीक हो गया तो लोगों को क्या हुआ, स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ पे जब स्टेट वीक हुआ तो लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा, तो 16th सेंचुरी में क्या हुआ, फिर लोगों ने क्या डिमांड किया, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का डिमांड किया। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का डिमांड हुआ। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैकियावेली का है, यानी कि इस एज में मैकियावेली का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैकियावेली ने सबसे पहले अपनी बुक द प्रिंस, मैकियावेली का बुक का नाम था द प्रिंस।
मैकियावेली ने अपने बुक द प्रिंस में बोला कि हमें रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट कर देना चाहिए, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, तो हमें सेपरेट कर देना चाहिए इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद बोदीन भी आए और इन्होंने भी अपनी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दिया। सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर, ठीक है। यहाँ पर ही लेकिन बोदीन ने जो किंग को है ना ज़्यादा पावरफुल बनाया। किंग को क्यों पावरफुल बनाया? क्योंकि वो लोग स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहते थे। अगर किंग पावरफुल होगा, यहाँ पे तो किंग क्या था? वीक था। चर्च स्ट्रॉन्ग था, किंग वीक था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने देखा किंग को पावरफुल किया गया। जैसे ही किंग को पावरफुल किया गया ना, तो कौन सी गवर्नमेंटल सिस्टम आई? एरिस्टोक्रेसी आई, यानी कि अब किंग के पास बहुत ज़्यादा पावर है, एरिस्टोक्रेसी आ गई। आगे देखते हैं, एरिस्टोक्रेसी जब आई तो क्या हुआ, फिर स्टेट कहीं ना कहीं जो किंग था वो भी क्या करने लगा? पावर का मिसयूज़ करने लगा, है ना। एरिस्टोक्रेसी में किंग क्या करने लगे? अपनी मर्जी से सारा कुछ करने लगे, लोगों का ध्यान नहीं देते थे। ऐसे टाइम में इनके खिलाफ भी मूवमेंट हुई, यानी कि एरिस्टोक्रेटिक मोनार्क के दरमियान भी खिलाफ भी मूवमेंट हुई। फिर हमने देखा कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट आए। ओके, नाउ कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट ने क्या बोला कि स्टेट जो है ना वो किसी डिवाइन प्रोसेस के ज़रिए नहीं बना है, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए बना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं हॉब्स को, लॉक को और रूसो को। इन तीनों का ही मानना था कि जो स्टेट है वो कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए बना है, ना कि कोई डिवाइन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान में हुआ है? तो कॉन्ट्रैक्ट पीपल के दरमियान में हुआ। पीपल ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए गवर्नमेंट यानी कि स्टेट को बनाया है, ओके। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, अभी जैसे हम लोग समझते हैं ना आज के टाइम में कि स्टेट बिल्कुल अलग है, गवर्नमेंट बिल्कुल अलग है, और हम लोग इतने अच्छे से स्टेट और गवर्नमेंट को अलग अलग इमेजिन कर पाते हैं, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा सेपरेट स्टेट और गवर्नमेंट को इमेजिन नहीं कर पाते थे, ओके। नाउ अब हॉब्स क्या है? हॉब्स ने अपनी बुक, ये जो है ना ये बुक लिवियाथन, हॉब्स की लिखी हुई बुक है। हॉब्स अपनी बुक में बताते हैं लिवियाथन में कि स्टेट जो है ना वो स्टेट में जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर हमें किंग को देनी है, यानी कि अपनी सॉवरेनिटी के ज़रिए हम लोग अपनी सॉवरेनिटी का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? किंग को पावरफुल बनाएंगे, ठीक है। और इन्होंने सजेस्ट किया था एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की सजेस्ट किया था। तो मोनार्की एक टाइप की गवर्नमेंट है, लेकिन लॉक ने ऐसा नहीं किया था। लॉक ने पावर जो है वो जनता के हाथ में रखने का डिसाइड किया, और लॉक ने बोला हम लोग लिमिटेड मोनार्की बनाएंगे, यानी कि राजा के पास पावर तो होगा लेकिन एक लिमिटेड होगा। जब राजा जनता के लिए सही काम नहीं करेगा तो उसको क्या करेंगे? फिर हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो इसीलिए लिमिटेड पावर होगा जनता के पास, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर था राजा के पास, ओके। लेकिन रूसो इन लोगों से बिल्कुल अलग था। रूसो क्या था? रूसो ने हमें डेमोक्रेसी सजेस्ट की। डेमोक्रेसी किस टाइप की? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रूसो जनरल विल के नाम से भी जानते हैं, ओके। जनरल विल का आइडिया उन्होंने दिया था, ओके। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जनरल विल। अब हम लोग आते हैं 19th सेंचुरी में। ये है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में हम सबको पता है कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके हाथ से पावर क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। किसकी तरफ शिफ्ट हो गया? तो बुर्जुआजीज की तरफ शिफ्ट हो गया। ये बुर्जुआजीज लीडर कौन थे? यही तो बुर्जुआजीज लीडर है जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं ना, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं बुर्जुआजी लीडर। इन लोगों ने किस चीज़ को प्रमोट किया? फैक्ट्रीज़ को प्रमोट किया, प्रोडक्शन को प्रमोट किया, जिससे क्या हुआ? इकोनॉमी तो बहुत ऊपर गया, ठीक है, लेकिन वो कैसे ऊपर गया और उसका क्या नुकसान है वो अभी आगे देखेंगे। इस एज में 19th सेंचुरी में जो थिंकर्स आए वो जे.एस. मिल और बेंथम थे। जे.एस. मिल और बेंथम ने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया? लोगों की फ्रीडम और डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस किया, और वो अपनी एक थ्योरी लेकर आए थे, यूटिलिटेरियनिज्म, जिस थ्योरी में वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर और मिनिमाइजेशन ऑफ पेन की बात करते हैं, ओके।
ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर और मिनिमाइजेशन ऑफ पेन के बारे में लोगों के ऊपर लेकिन फोकस है, जनता के ऊपर फोकस है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या अच्छा ही था? अच्छा तो था, किस मामले में? इकोनॉमी के मामले में तो अच्छा था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहा था। लेकिन ये किसके लिए अच्छा नहीं था? ये एक क्लास के लिए अच्छा नहीं था। कौन से क्लास के लिए अच्छा नहीं था? तो जो वर्किंग क्लास थे ना, उनके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि ये प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो रहा, लेकिन सारा बोझ जो था काम का वो किसके ऊपर आया? वर्करों के ऊपर आया। और वर्करों को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया। 12-12 घंटा, 14-14 घंटा क्या किया जाता था? वर्करों से काम कराया जाता था। ओके, तो इसीलिए ये वर्किंग क्लास ने सबसे ज़्यादा इस एज में सर्वाइव किया, हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। इसके बाद इन वर्किंग क्लास की आवाज़ बनकर उभरा हमारा मार्क्सिस्ट थ्योरी, जिनको मार्क्सियन थ्योरी भी बोला जाता है। ये कार्ल मार्क्स की दी हुई थ्योरी थी। मार्क्स ने सोशलिज्म को भी सपोर्ट किया था, लेकिन सोशलिज्म की शुरुआत जो था ना, वो यूटोपियंस ने किया था। ओके, यूटोपियंस ने सोशलिज्म की शुरुआत किया था। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से 1919 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया ने क्या देखा? एक इकोनॉमिक डिप्रेशन देखा। सबका, सारे देशों का जो इकोनॉमी था वो नीचे चला आया था, है ना। और सभी, अब एक बात सोचने की बात है कि जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, तो जो कैपिटलिस्ट की जो पॉलिटिकल थ्योरी थी ना, जो कैपिटलिस्ट मानते थे, वो था लिबरलिज्म। ये लिबरलिज्म का कहीं ना कहीं फेलियर था। ओके, लिबरलिज्म फेल हो रहा था। तब लिबरलिज्म और सोशलिज्म, हमारे पास दो नज़रिए थे। अब लिबरलिज्म जो कैपिटलिज्म का था, जो कैपिटलिस्ट फॉलो करते थे, और सोशलिज्म जो मार्क्सिस्ट फॉलो करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर एक नई थ्योरी बनाई गई, दैट वाज थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट क्या था? देखिए, लिबरलिज्म जो था ना, वो बिजनेस ओनर को ज़्यादा सपोर्ट करता था, और सोशलिज्म जो था वो हर क्लास को सपोर्ट करता था, ज़्यादातर वीकर क्लास को सपोर्ट करता था। ठीक है, यहाँ पर ही क्या हुआ ना, स्टेट को थोड़ा सा आगे किया गया, स्टेट के रोल को बढ़ाया गया, और ये बोला गया कि स्टेट को अब क्या करना पड़ेगा, इन वीकर क्लास को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्टेट कैसे सपोर्ट करेगी? तो वेलफेयर स्टेट अगर बनेगा तो स्टेट ज़रूर वीकर क्लास को सपोर्ट करेगी। जैसे मान लेते हैं, हम लोग इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में रिजर्वेशन दी जाती है। ठीक है, इंडिया में रिजर्वेशन दी जाती है कास्ट बेस्ड में, इंडिया में रिजर्वेशन दी जाती है क्लास बेस्ड में, ओबीसी वगैरह में, है ना। तो इस तरीके से कोई फिज़िकली अगर स्पेशल है इंडिविजुअल, तो उसको भी किसी तरीके से मदद करते हैं। तो ये सब वेलफेयर स्टेट की पॉलिसीज़ होती है। ओके, नाउ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट यूएसए के अब क्या करते हैं ना, ये कुछ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट यूएसए के, इनका फोकस होता है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, पॉलिटी में फोकस कहाँ था? स्टेट के ऊपर फोकस था, गवर्नमेंट यानी कि किंग के पावर के ऊपर फोकस था, लीडर के पावर के ऊपर फोकस था, उनके पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस था। अब क्या हुआ ना, इन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या किया, फोकस को ही शिफ्ट कर दिया। किसकी तरफ शिफ्ट कर दिया? इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर। यानी कि अभी तक हम लोग स्टेट के बिहेवियर के ऊपर फोकस था पॉलिटिकल साइंस का, अब कहाँ चला गया? अब इंडिविजुअल के बिहेवियर को। तो फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट कोई पॉलिसी बनाती है, ठीक है, तो उस पॉलिसी का इंडिविजुअल के ऊपर क्या असर पड़ता है, और इंडिविजुअल का क्या राय होता है, इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करते हैं, इंडिविजुअल की कहीं ना कहीं बिहेवियर को पढ़ना जाने लगा पॉलिटिकल साइंस में, और यही ग्रुप को हम लोग बिहेवियरलिस्ट भी बोलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, फ्रॉम ग्रीक, है ना, ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक के टाइम से कितना इवॉल्व हो रहा है। हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस इवॉल्व हो रहा है। कहीं पे कोई टॉपिक आता है, लॉ आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आती है, और फिर किसी तरफ से जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, हमारा पॉलिटिकल साइंस भी वैसे वैसे करके चेंज हो जाता है ना। और जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक्स होते हैं, हमारे थिंकर्स के जो टॉपिक्स होते हैं कंसर्न के, वो भी चेंज हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पॉलिटिकल साइंस को डायनेमिक साइंस भी बोला जाता है, डायनेमिक नेचर का साइंस बोला जाता है। ओके, आई होप आपको बेनिफिट मिला हो मेरे इस वीडियो को पढ़ाने से। अगर आपको समझ आया है, थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा मिला है आपकी पढ़ाई में, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है क्रैक कोर्स विद ज़रीन। थैंक यू सो मच।